अभी सब्सक्राइब करें अतुल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को और घर बैठे पाएं सभी पाठ्यक्रम की पूर्ण कवरेज फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषयों में आजमगढ़ के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक श्री प्रकाश पाठक सर। धन्यवाद। क्लास 11th सब्जेक्ट फिजिक्स में लेसन 17 स्टार्ट हुआ है, जिसका नाम है पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। हेडिंग भी पड़ेगी पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन हेडिंग भी पड़ेगी। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, द्रव में पृष्ठ तनाव का भी एक गुण होता है, जिसके कारण द्रव से संबंधित ही कुछ दैनिक जीवन में घटनाएं मिलती हैं जो कि पृष्ठ तनाव पर ही आधारित होती हैं। जैसे पारे की छोटी बूंद गोल और बड़ी बूंद चपटी होती हैं, या कपूर को जैसे पानी में आप छोड़िएगा जब, तो उसमें वह नाचता हुआ प्रतीत होगा आपको, या नाचता हुआ दिखाई देगा, प्रतीत नहीं बल्कि दिखाई देगा। तो ऐसा क्यों होता है? इसके अलावा अन्य घटनाओं के बारे में भी बताएंगे हम, जो कि पृष्ठ तनाव पर ही आधारित होती हैं। लेकिन उससे पहले पृष्ठ तनाव क्या होता है इसके बारे में समझ लेना जरूरी है। तो देखिए, अगर हम मान लीजिए किसी पात्र में कोई द्रव ले लें, चूंकि हमने कहा पृष्ठ तनाव द्रव पर ही आधारित घटना है, इसलिए हम एक बीकर में द्रव ले रहे हैं। इसमें कोई भी द्रव भरा हुआ है, कोई भी द्रव भरा हुआ है। अब आप जान सकते हैं कि इसके ऊपरी पृष्ठ पर या कहीं भी किसी पृष्ठ पर द्रव के कोई रेखा तो खींची नहीं जा सकती है, लेकिन काल्पनिक रेखा की आप कल्पना कर सकते हैं। एक काल्पनिक रेखा इसके पृष्ठ पर हम खींच देते हैं। यह काल्पनिक रेखा है जिसकी लंबाई स्मॉल एल ले रहे हैं, यानी द्रव के पृष्ठ पर खींची गई यह काल्पनिक रेखा है जिसकी लंबाई क्या है? स्मॉल एल है। अब आप देखिएगा, इस रेखा पर अभिलंबवत बल लगेगा, यानी अगर किसी द्रव में कोई काल्पनिक रेखा खींची जाए, उस रेखा पर अभिलंबवत बल लगता है, और यही अभिलंबवत जो बल लगता है एल रेखा पर, यही जो है समझिए पृष्ठ तनाव कहलाएगा। तो आप कह सकते हैं क्या, जो पृष्ठ तनाव T है, T से दिखाया जाता है, T = होगा F अपान क्या? एल। यानी अब इसकी परिभाषा अगर बनाना है पृष्ठ तनाव की, तो आप इसको एकांक लंबाई बोलिएगा, यानी किसी द्रव के पृष्ठ पर खींची गई एकांक लंबाई पर लगने वाला जो बल है वह क्या कहलाएगा? पृष्ठ तनाव कहलाएगा। यही परिभाषा है। यानी क्या लिखेंगे? द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा, हमने कहा वास्तव में कोई रेखा खींची नहीं जा सकती है, काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई, एकांक का मतलब इसका मान 1 रखना है। एकांक लंबाई में हमने बता दिया, मीटर भी ला सकते हैं, 1 मीटर भी, 1 सेंटीमीटर भी, 1 मिलीमीटर भी, सबके लिए लागू होगा। एकांक लंबाई पर लगने वाला अभिलंबवत बल पृष्ठ तनाव कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। यही परिभाषा बताते हैं। अब आप देखिएगा फार्मूला तो आप जान ही गए कि फार्मूला पृष्ठ तनाव बराबर लगने वाला अभिलंबवत बल अब बटे खींची गई काल्पनिक रेखा की लंबाई, यही रहती है। अब आप इसके हिसाब से या इस फार्मूले के हिसाब से ध्यान दीजिएगा, आप पहला स्टेप में इसका मात्रक बता सकते हैं कि पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होगा। पृष्ठ तनाव का मात्रक
अगर देखा जाए तो क्या आएगा बताइए, न्यूटन, यानी बल का मात्रक न्यूटन, और यह देखिए मीटर होगा, तो न्यूटन प्रति मीटर इसकी मात्रक को दे देते हैं। दूसरा स्टेप है कि अगर पृष्ठ तनाव की बीमा पूछा जाए, बीमा क्या आएगी, तो न्यूटन को देखिए m/T-2 से दिखाते हैं, और अपान यल होगा लंबाई में, मीटर में, तो यल से यल कैंसिल होगा और आएगा क्या, m/T-2। देखिए निकाल कर भी आप कर सकते हैं, और या तो इसको याद रखिएगा, वैसे निकाल कर सीखेंगे तो आसानी रहेगी, हर एक स्टेप में आपको समझ में आएगा। तो इसको ध्यान रखना है कि इसका मात्रक और क्या है, बीमा क्या है। इसके बाद अगला स्टेप पर आते हैं तो आता है कि पृष्ठ तनाव का मान जो है कैसे बदल जाता है, या कैसे कम हो जाता है, कैसे ज्यादा हो सकता है, यानी पृष्ठ तनाव का मान किन बातों पर निर्भर करता है। अभी इस स्टेप पर आ जाते हैं जो कि कंपटीशन स्तर पर होता है। तो इसको आप लोग नोट करिएगा, कहीं भी नोट कर लीजिए। जो लोग फेयर पर अगर नोट कर चुके हैं वह रफ पर नोट कर लेंगे, और जो लोग नहीं नोट किए वह नोट कर लेंगे पूरा स्टेप। इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए सब लोग। इतना हमेशा आपको याद रखना है। इसके बाद अगले स्टेप पर हम बताते हैं कि पृष्ठ तनाव का मान किस पर निर्भर करता है। तुरंत नोट कर लीजिए। तो ये देखिए, तो परिभाषा तो याद होगी, इसको नोट कर लीजिएगा भी, और इसके हिसाब से परिभाषा भी बनाई गई है। अब देखिए अगले स्टेप पर जब आएंगे आप, तो आता है कि पृष्ठ तनाव का मान किन बातों पर निर्भर करता है। तो इसमें देखिए अगर निर्भर करने की बात है तो कहेंगे पृष्ठ तनाव का मान द्रव की प्रकृति, पहला स्टेप है, द्रव की प्रकृति पर निर्भर करेगा पृष्ठ तनाव। फिर द्रव के ताप पर निर्भर करेगा, द्रव के ताप तथा उस माध्यम पर निर्भर करेगा, माध्यम पर निर्भर करता है जिस में रखा है, समझिए जिसमें द्रव रखा है। यानी जैसे आप किसी बर्तन में द्रव रखेंगे तो उस पर भी निर्भर करेगा कि द्रव के पृष्ठ के अगल बगल क्या है, इस पर भी निर्भर करेगा। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। पृष्ठ तनाव का मान द्रव की प्रकृति पर निर्भर करेगा, यानी द्रव कैसा है, प्रकृति का मतलब यही हुआ। और इसके अलावा द्रव के ताप पर निर्भर करेगा। ताप तो देखिए, हम ताप बढ़ाएगा तो द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होगा, घटेगा, और क्रांतिक ताप पर अगर चले जाएगा तो पृष्ठ तनाव का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव का मान शून्य हो जाता है, और ताप घटाने से द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होगा, घटेगा। तो इसको ध्यान रखिएगा सब लोग, इतना ध्यान रखना है। इसके बाद आप देखिए कुछ पृष्ठ तनाव से संबंधित घटनाएं हैं। जैसे हमने कहा कि पारे की बूंद, छोटी बूंद जो है गोल होती है, बड़ी बूंद चपटी होती है। तो देखिएगा कोई भी बूंद रहेगी, उस पर देखा जाए तो दो बल काम करते हैं। एक पृष्ठ तनाव का बल होता है और दूसरा गुरुत्व बल होता है। तो जो पृष्ठ तनाव का बल है उसके पृष्ठ को फैलाने का प्रयास करता है, और जो गुरुत्व बल होता है
वह उसको नीचे दबाने का काम करेगा। जब नीचे वाला बल और इसको फैलाने वाला बल रहेगा तो बताइएगा कि उसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल या कहिए उसका जो आकार है वह चपटा हो जाएगा। क्योंकि जब बताइए ऊपर से जब बल उसको दबाएगा नीचे की तरफ गुरुत्व बल और पृष्ठनाव उसको खींचेगा, तो अगर बड़ी बूंद है तो यह बल और सक्रिय होंगे, और यह बल सक्रिय जब रहेंगे तो उसका आकार कैसा हो जाएगा? चपटा हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। फिर जैसे हमने बताया कि किसी भी द्रव में या जल में आप कह लीजिए कपूर को आप छोड़िएगा तो उस पर वह नाचने लगता है। वजह क्या होती है? जब कपूर को आप जल में छोड़िएगा तो कपूर जो है जल के साथ जब संपर्क में आएगा तो वहां पर जो है अगर देखा जाए तो पृष्ठतनाव घटता है, जबकि ऊपर का या उसके और अगल बगल का भाग पृष्ठतनाव वही बना रहता है, लेकिन जहां संपर्क होता है वहां पृष्ठतनाव घट जाता है। और घटने की वजह से ही कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम जब यह रहेगा स्थिति, तो उस समय जो है कपूर का टुकड़ा क्या करने लगता है? जब वह घुलता है पानी के साथ तो पृष्ठनाव चूंकि संपर्क में वहां पर कम हो जाता है, जिसकी वजह से वह घूमने लगता है। यही वजह होती है घूमने की। यदि आप किसी कागज की नाव को बना दीजिए या कोई प्लास्टिक की नाव बना दीजिए और उसमें कपूर लगा दीजिएगा तो वह नाव भी जो है घूमती हुई नजर आएगी। या कभी कभी देखिए बच्चे खिलवाड़ करते हैं तो बत्तख वगैरह छोड़ते हैं जब जल में, तो बत्तख तो धीरे धीरे अगर बहाव है तो धीरे धीरे जाएगी, हल्की बत्तख हमने बताया। लेकिन अगर कपूर वहां लगा चिपका देंगे एक हिस्से पर या पिछले हिस्से पर कपूर चिपका देंगे तो वह बत्तख भी घूमने लगती है और वास्तविक नजर आती है कि वास्तव में बत्तख है। वह कपूर का ही अगर देखा जाए कपूर का ही कारण होता है जिसकी वजह से वह बत्तख घूमने लगती है इधर। ये सब जो है इस पर आधारित घटनाएं हैं, इसको ध्यान रखिएगा। फिर हम आ जाते हैं ससंजक और असंजक बल पर। चलिए हेडिंग डाल लीजिएगा, ससंजक और असंजक बल एक साथ हेडिंग रहेगी। ससंजक तथा असंजक बल हेडिंग डाल लीजिएगा। अब देखिए यह क्या होता है। ससंजक बल, ससंजक तथा असंजक बल हेडिंग पड़ी है। इसको देखिए, अगर ससंजक बल को देखा जाए तो कोहेसिव फोर्स बोला जाता है और असंजक बल को एडहेसिव फोर्स बोला जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। जो ससंजक बल होता है वह एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगता है और यह बल देखा जाए तो आकर्षण बल होता है। तो आप परिभाषा लिख सकते हैं कैसे? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। जैसे जल के अणुओं के बीच लगने वाला बल कौन सा रहेगा? ससंजक बल, एक ही पदार्थ है। असंजक बल में वही बताएंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? असंजक बल कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल कहलाता है क्या? असंजक बल। जैसे देखिए, अगर किसी द्रव को किसी पृष्ठ पर आप छोड़ते हैं तो पृष्ठ के कणों या पृष्ठ के अणुओं और द्रव के अणुओं के बीच जो है आकर्षण बल जो लगता है वह कहलाता है क्या? असंजक बल। जबकि जल के कणों के बीच केवल देखा जाए तो कौन सा बल लगता है? ससंजक बल। तो परिभाषा तो लिख ले जाएंगे सब लोग। क्या लिखेंगे? लिखिएगा इसी तरह से, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं, कोहेसिव फोर्स बोला जाता है। उदाहरण में दीजिएगा, जैसे जल के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल ससंजक बल है। फिर असंजक बल पर आएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, दो भिन्न भिन्न
पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कहते हैं असंजक बल। जैसे लिखिएगा, जब कोई द्रव किसी पात्र में रखा जाएगा, जैसे देखिए फिगर तो भी बना था, जब आप किसी बर्तन में किसी द्रव को रखिएगा तो द्रव और बर्तन दो पदार्थ हुए, एक द्रव है एक क्या है, बर्तन है, और दोनों देखा जाए तो एक दूसरे से संपर्कित होते हैं, संपर्क में होते हैं, तो उनके बीच देखा जाए तो आसंजक बल होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे पूछा जाता है कि जल कांच को भिगो देता है, यानी कांच का अगर कोई टुकड़ा है उस पर द्रव डालेगा तो उसको भिगा देगा, लेकिन पारा को डालेगा कांच पर तो भिगाएगा नहीं या उसको भिगोएगा नहीं। इसकी वजह ससंजक और आसंजक बल ही बताई जाती है। अगर द्रव किसी सतह को भिगो देगा तो इसका मतलब है कि उस सतह और द्रव के कणों के बीच जो आसंजक बल लग रहा है वह अधिक है। किसकी अपेक्षा? द्रव के अणुओं के बीच जो ससंजक बल लगता है उससे क्या है, अधिक है। यानी आप लिख सकते हैं क्या कि अगर किसी द्रव के अणुओं के बीच लगने वाला जो ससंजक बल है वह द्रव और सतह के बीच लगने वाले आसंजक बल से कम है, आसंजक बल से क्या है, कम है, तब तो वह द्रव उस सतह को भिगोएगा। लेकिन अगर ससंजक बल द्रव के अणुओं के बीच अधिक है, किसकी अपेक्षा, आसंजक बल से, तब वह भिगोएगा नहीं। पारा में ऐसा ही होता है। पारा को जब कांच पर डालेगा तो पारे और कांच के अणुओं के बीच लगने वाला जो असंजक बल होता है वह पारे के अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल से क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से वह भिगोता नहीं है। जैसे देखिए हम फिगर बना रहे हैं, मान लीजिए यही कांच की सतह है, कांच की सतह है, बल्कि दो कांच के टुकड़ों को ले रहे हैं। ध्यान समझिएगा इसको सब लोग। इस पर आप जल डालिएगा तो जल देखिए इसके पृष्ठ पर जाकर चिपक जाएगा, चिपकने का मतलब भिगो देगा। यह देखिए हम द्रव के कणों को दिखा रहे हैं ऊपर, और द्रव के कणों में यह जल का कण है, समझिए यह जल है। ध्यान दीजिएगा, इसी फिगर से आपको समझ में आ जाएगा और हमेशा याद रखिएगा इसको। यह क्या है बताइए, जल है, और यह क्या है, कांच है। कांच लिए, यह कांच लिए, फिर यहां भी देखिए यह कांच ही है, और यहां पर जो है पारा लिया जा रहा है। पारे में देखिए पारा गाढ़ा होगा तो इसको इस तरह हम दिखा रहे हैं, यह पारे के मालिक्यूल है, यानी पारा यह है। पारा का मतलब Hg, मरकरी जिसको बोलते हैं। अब बताएं, अगर मरकरी के अणुओं के बीच देखा जाए तो कौन सा बल लगेगा, ससंजक बल, ससंजक बल लगेगा। और यहां पर बताइए इसके अणु और इसके अणु है, दो अणु, इसमें कौन सा बल लगेगा, दो अलग अलग पदार्थ है ना, तो कौन सा बल लगेगा, असंजक बल। यहां पर उसी तरह बताइए दो अणुओं के बीच कौन सा बल, ससंजक बल। ध्यान दीजिएगा, ससंजक बल है। और यहां पर दो इसके बीच में असंजक बल। अब कौन भिगोता है कौन नहीं, हमने बताया जल कांच को भिगो देता है, इसका मतलब जल के अणुओं और कांच के अणुओं के बीच लगने वाला असंजक बल इसके ससंजक बल से क्या है, अधिक है। यहां पर देखिए लिखेंगे असंजक बल ज्यादा है, यानी ग्रेटर देन ससंजक बल से, ससंजक बल से। लेकिन यहां पर क्या है, जो असंजक बल है, असंजक बल का मतलब पारे और कांच के अणुओं के बीच असंजक बल जो है
वह देखा जात स्मॉल देन क्या बताए, ससंजक बल से। ससंजक बल यानी इसमें पारे के अणुओं के बीच लगने वाला जो ससंजक बल है वह इसके और इसके अणुओं के बीच लगने वाले असंजक बल से क्या है, अधिक है, जिसकी वजह से भिगोता नहीं। यानी जब भी देखिए भिगोएगा, कोई भी द्रव किसी सतह को भिगोएगा तो असंजक बल ज्यादा रहेगा और ससंजक बल क्या रहेगा, कम रहेगा, तब तो वह भिगो पाएगा। और ऐसा अगर नहीं है तो भिगो नहीं पाएगा। इसका कारण इसी तरह देते हैं। तो समझ में आया होगा, इसको सब लोग नोट कर लीजिएगा और इसी हिसाब से जवाब दीजिएगा। इसमें अगर लिखना चाहेंगे तो इसी तरह लिखिएगा कि कोई भी द्रव किसी सतह को भिगोएगा जब उस सतह और द्रव के अणुओं के बीच असंजक बल द्रव के अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल से अधिक होता है। और अगर ऐसा नहीं है, इसका अपोजिट है, तब वह नहीं भिगोएगा। तो फिगर रूप में भी दिखा दीजिएगा। तो आ गया होगा सबको समझ में। अब चलिए एक फार्मूले पे चलते हैं, उस फार्मूले का डेरिवेशन होगा। सब लोग हेडिंग डालेगा अब यहां से, और ये सब ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अब हेडिंग पड़ेगी, अब यहां से लिखना स्टार्ट करिएगा आप लोग। हाँ, द्रव की पृष्ठीय ऊर्जा सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड, नोट करिएगा। द्रव की पृष्ठीय ऊर्जा, ध्यान दीजिएगा यह क्या होती है और इसका फार्मूला क्या है, ये सब हम बताएंगे। द्रव की पृष्ठीय ऊर्जा हो गया, हेडिंग पड़ गई ना। देखिएगा हमने बताया कि कोई भी द्रव है उसके अणुओं के बीच एक आकर्षण बल लगता है जिसको कहते हैं क्या, ससंजक बल। आकर्षण बल क्या कहलाता है, ससंजक बल। तो कोई भी द्रव जैसे अपने पृष्ठ का विस्तार करेगा, कोई भी द्रव
अपने पृष्ठ का जब विस्तार करता है तो द्रव के कुछ नीचे वाले जो मॉलिक्यूल है या अणु है वह ऊपरी सतह पर आते हैं। ध्यान समझिएगा, परिभाषा इसी हिसाब से बनी है। जब कोई द्रव अपने पृष्ठ का विस्तार करता है तो द्रव के अंदर के कुछ अणु पृष्ठ के बाहरी भाग पर आते हैं। विस्तार तभी करेगा जब कुछ अणु को बाहर लाएगा, तब विस्तार करेगा। जैसे कहने का मतलब क्या है, यहां पर आप इतना छोटा बर्तन लिए हैं, इसमें द्रव रखे हैं। देखिए द्रव हम रख दे रहे हैं, यह द्रव के मॉलिक्यूल है यानी अणु है। अब अगर इसी द्रव को आप दूसरे बर्तन में हम कहे रख दीजिएगा जो कि इतना चौड़ा है, तो बताइए इसमें इतनी ऊंचाई तक तो द्रव जाएगा नहीं। इसमें यही द्रव रखना है, हमने बताया यही द्रव रखना है, तो बताइए इतना तक जाएगा इसमें। तो इसका पृष्ठ विस्तार देखा जाए तो पहले इतना था, लेकिन अब कितना हो गया बताइए, इतना हो गया। तो इसका मतलब है कि अंदर के कुछ मॉलिक्यूल पृष्ठ विस्तार तो देखा जाए अगर इसके बराबर लीजिएगा तो इतना आएगा, इतना आएगा पृष्ठ। अगर इतना लंबाई लिया जाए या पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया जाए तो इतना पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना आएगा। फिर आखिर बताइए इतना आपने विस्तार जो किया या बढ़ाया वह कैसे बढ़ा होगा। नीचे वाला जो मॉलिक्यूल है वह इसकी सतह पर ऊपरी सतह पर गया होगा, तभी तो इसका पृष्ठ विस्तार हुआ होगा। अब बताइए यहां का जो अंदर का मॉलिक्यूल है पृष्ठ विस्तार करने के लिए जब ऊपर जाएगा तो नीचे चूंकि आप जान रहे हैं कि कौन सा बल है, आकर्षण बल यानी ससंजक बल है, आकर्षित करेगा। यह अणु तो खुद आकर्षित किया था इसको। अब यह अणु जब ऊपर जाना चाहेगा तो इस आकर्षण बल के विरुद्ध कुछ इसे वर्क करना पड़ेगा कि नहीं, कुछ कार्य करना पड़ेगा। इस आकर्षण बल के विरुद्ध चूंकि ऊपर जा रहा है तो कुछ इसे वर्क करना पड़ेगा यानी कार्य करना पड़ेगा। यही कार्य देखा जाए तो द्रव की पृष्ठीय ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित होता है, या यही कार्य द्रव की पृष्ठीय ऊर्जा कहलाता है। यानी जब कोई द्रव अपने पृष्ठ का विस्तार करता है तो द्रव के कुछ अणु निचली सतह से ऊपरी सतह पर आते हैं। निचली सतह से ऊपरी सतह पर आने के लिए द्रव को आकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है। यही कार्य अगर देखा जाए तो द्रव की पृष्ठीय ऊर्जा कहलाता है। चूंकि कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा के कई स्वरूप हैं, इसी हिसाब से बताया जाता है इसको। तो समझ जाएंगे सब लोग ना। तो चलिए नोट करिएगा, जब कोई द्रव अपने पृष्ठ का विस्तार करता है, जब कोई द्रव अपने पृष्ठ का विस्तार करता है पृष्ठ का विस्तार करता है तो द्रव के कुछ अणु निचली सतह से ऊपरी सतह पर आते हैं, निचली सतह से ऊपरी सतह पर आते हैं। ऊपरी सतह पर आते हैं। ऐसा करने में उन अणुओं को आकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है। ऐसा करने में उन अणुओं को आकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है। आकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है।
कुछ कार्य करना पड़ता है। यही कार्य द्रव की पृष्ठीय ऊर्जा के रूप में, यही कार्य द्रव की पृष्ठीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। या आप यह भी कह सकते हैं यही कार्य द्रव की पृष्ठीय ऊर्जा कहलाता है। हो गया। अब देखिए अगला टॉपिक आता है कि पृष्ठीय ऊर्जा के लिए सूत्र। पृष्ठीय स्टेप डाल लीजिए, ऊर्जा के लिए सूत्र, हेडिंग डाल लीजिएगा, पृष्ठीय ऊर्जा के लिए सूत्र। इस सूत्र का डेरिवेशन होगा। देखिए इसके लिए क्या कहते हैं, द्रव की एक फिल्म लेते हैं, द्रव की एक फिल्म लेते हैं। फिल्म का मतलब यह है कि कोई तार का टुकड़ा ले लीजिएगा, जैसे तार का टुकड़ा इतना बड़ा रहेगा, एक तार का टुकड़ा लीजिएगा और इस तार को इस तरह मोड़ लीजिएगा, इस तरह मोड़ लीजिएगा। यही तार हम इस तरह मोड़ लिए, जिसका नाम रख देते हैं, पूरा नाम ए बी रख देते हैं। ए बी यही तार था और आपने यही तार को इस तरह मोड़ लिया। अब इस तार को जब पानी में ले जाएगा तो जब उठाएगा इस तार को तो एक द्रव की फिल्म इस पर नजर आएगी। द्रव की एक फिल्म जो है इस पर नजर आएगी, इसमें लग जाएगी। अगर यह देखिए जल साबुन मिला हुआ है तो फिल्म आपको स्पष्ट दिखाई देगी, यानी कुछ देरी तक रहेगी। यही द्रव की फिल्म कहलाती है। तो देखिएगा हमने बताया कि तार लेकर के ही फिल्म बना सकते हैं और इसका पृष्ठ देखिएगा यहां तक है, यहां तक इसका पृष्ठ है और इसमें पृष्ठ अगर देखा जाए तो T बराबर आप फार्मूला जानते हैं, एफ अपान क्या होता है, यल होता है। लेकिन इस द्रव के दो पृष्ठ लिए जाते हैं। जब कोई फिल्म बनती है इस तरह से तो उसमें दो पृष्ठ होता है। दो पृष्ठ में जो यह लंबाई यल है यहां से यहां तक समझिएगा, वह 2l के रूप में हो जाती है। दो पृष्ठों के लिए यह क्या हो जाता है, 2l। तो बताइए अब बराबर क्या हो जाएगा, चलिए गुणा करिए, T इंटू क्या हो जाएगा, 2l। T इंटू 2l का मतलब 2TL हो जाएगा। यह बराबर इसको लिख सकते हैं क्या, 2TL। यह जो F यानी पृष्ठ तनाव के कारण जो बल लगता है वह देखिए अंदर की तरफ लगता है। किधर लगता है, अंदर की तरफ। यह पृष्ठ तनाव के कारण बल लगता है जिसका मान होता है यह बराबर क्या, 2TL। यह लिख देते हैं 2TL, जो कि इस सतह को अंदर दबाएगा। लेकिन हमने कहा पृष्ठ विस्तार करना है। पृष्ठ विस्तार का मतलब पृष्ठ कब विस्तारित होगा, अंदर की तरफ पृष्ठ दबेगा तो विस्तार नहीं होगा उसका, बल्कि पृष्ठ में कमी आ जाएगी, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आएगी, कमी आएगी। विस्तार करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको खींच करके यहां तक लाना पड़ेगा। और आप देखिए मान लीजिए आपने विस्तार किया डेल्टा एक्स का, डेल्टा एक्स जो है खींच दिया इधर, यानी चौड़ाई आपने क्या किया, बढ़ा दिया। अब बताइए जब बढ़ाएगा तो इसके विरुद्ध वर्क करना पड़ेगा कि नहीं, वही वर्क हम निकालने जा रहे हैं। अब बताइए जब पृष्ठ को आप खींचिएगा इधर तो एक बल आपको लगाना पड़ेगा, वह बल मान लीजिए F, वह बल क्या है, F। तो अगर संतुलन अवस्था में आ गया, मान लीजिए पृष्ठ आपने खींचा और यह बल जो F है वह इसके संतुलन अवस्था में आ गया, तो यही जो है F बराबर क्या लिखते हैं बताइए, F बराबर 2TL। संतुलन में रहेगा तो यह बल इसके क्या रहेगा, बराबर। संतुलन का मतलब यही हुआ, जब पृष्ठ इसका रुक जाएगा तो वह संतुलन अवस्था में जाता है।
असंतुलन अवस्था में आएगा तो 2TL हो जाएगा। अब लिखेंगे क्या, द्रव पर किया गया कार्य W बराबर, बताइए कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। हम पूरा फार्मूला लिख रहे हैं। बल बताइए क्या लगा है, F। अब विस्थापन बताइए यहां से यहां तक क्या, डेल्टा x, ठीक है ना। W बराबर बताइए क्या आ जाएगा, F की जगह क्या लिख सकते हैं, हाँ, इंटू डेल्टा x। इसको थोड़ा दूसरे रूप में लिखिएगा, W बराबर T इंटू 2L इंटू डेल्टा x। इसके बारे में जरा सोचिएगा, यह क्या है, W बराबर 2L का मतलब है कि दोनों पृष्ठों की लंबाइयां, और यह डेल्टा x क्या है, चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब क्या है, क्षेत्रफल। बोलिए, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, T इंटू क्या, डेल्टा A लिख सकते हैं कि नहीं, T इंटू डेल्टा A लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। अब बताइए यहीं से आप T निकालिएगा तो T बराबर क्या आ जाएगा, W अपान डेल्टा A। यह देखिए एक फार्मूला आपको मिल गया, या यह भी फार्मूला। डेल्टा A क्या है, पृष्ठ विस्तार में जो विस्तारित क्षेत्रफल है या क्षेत्रफल बड़ा है वही मान है डेल्टा A, जो कि दोनों पृष्ठों के लिए है। समझ गए ना। और W क्या है, किया गया कार्य। आपको हमने बताया कि पृष्ठ विस्तार में किया गया कार्य आता है, द्रव पर किया गया कार्य, या पृष्ठ विस्तार में लिखिएगा, पृष्ठ विस्तार में द्रव पर किया गया कार्य। आ जाएगा समझ में, फिगर आप बनाएगा और इसको भी साइड में नोट कर लीजिएगा। इसके बाद कुछ यहां लिखवाएंगे तब इसको नोट करिएगा आप लोग। पहले फिगर बना लीजिए एक तरफ। कौन सा, हाँ काल्पनिक, सब काल्पनिक है। यहां देखिए, इस द्रव का पृष्ठ तनाव T मान लीजिएगा और दोनों पृष्ठों की लंबाइयां 2L हो जाएंगी, तो उस पर जो बल आएगा F बराबर 2TL आएगा, इसी तरह लिखना होगा। और इसके बाद जब पृष्ठ विस्तार कर रहे हैं तो डेल्टा x, इसको बढ़ा दे रहे हैं, डेल्टा x बढ़ा देंगे तो यह पूरा नोट करते जाना है बस, और यह फिगर बना लेना है, हो जाएगा ना। इसको नोट कर लीजिएगा, यहां तक नोट करिएगा। अब देखिए इससे T का भी मान निकलेगा, W क्या है, जूल है अगर देखा जाए, और यह क्या है, वर्ग मीटर है। तो जूल प्रति वर्ग मीटर भी इसका मात्रक आएगा, किसका, पृष्ठ तनाव का। न्यूटन प्रति मीटर तो होता ही है, उसके अलावा जूल प्रति वर्ग मीटर भी इसका मात्रक आएगा। इसके हिसाब से भी इसकी परिभाषा दी जाएगी। एकांक पृष्ठ विस्तार के लिए देखिए ना, एकांक पृष्ठ विस्तार के लिए जो भी कार्य किया जाता है वही जो है द्रव का क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। इसके हिसाब से भी परिभाषा दे सकते हैं। तो चलिए यहां लिखिएगा, माना, नोट हो गया क्या आया, ऊपर एक लाइन लिख दीजिएगा, माना किसी तार द्वारा द्रव की फिल्म ली गई है, द्रव की फिल्म ली गई है जिसका पृष्ठ तनाव T तथा दोनों पृष्ठों की लंबाइयां 2L है। इसके बाद आप यह पूरा लाइन नोट कर लीजिएगा और इतना ही रहेगा, फिर आगे आपको हम बताते रहेंगे इसी तरह से
कैसे और इसके आगे विस्तार होगा। लेकिन आज एक स्टेप बताया है कि द्रव की पृष्ठीय ऊर्जा क्या होती है और पृष्ठीय ऊर्जा के लिए सूत्र क्या है, इसको ध्यान रखिएगा सब लोग।